हम 15.3 में अवशोषों के प्रकार और इनकी अन्योन्य क्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए, अगले क्रियाकलाप में कुछ वस्तुएं सारणी में दी गई है। अब हमें क्या करना है, दो गुब्बारे फुलाइए और इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। चित्र 15.1 में गुब्बारे को किसी ऊन कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन की रिफिल के साथ दोहराइए। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, उसके बाद में स्टैंड की भांति करते हुए ग्लास को रगड़िए। पॉलीथीन के ऊपर आपको किस तरीके का अनुभव होगा? रगड़िए तथा अवशेषों पर रिफिल के निकट जाइए और गिलास को रिफिल के निकट लेके जाइए। आकर्षण या प्रतिकर्षण हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक दूसरे के निकट थे उसी तरीके से बनी रहती है और दोनों अवशेष वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या पता लगाइए। देखिए, अब भी एक रिफिल को पहले भी भांति रगड़िए, धीरे से गिलास में रखिए और इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ गुब्बारा अवशेष गुब्बारा लगाइए। प्रेक्षण कीजिए, देखिए क्या होता है। आइए, एक अवशेष गुब्बारे के दूसरे अवशेष गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब कि दूर जाता है। एक अवशेष रिफिल दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित करती है, परंतु एक अवशेष गुब्बारा एक रिफिल को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के अवशेषों से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के अवशेष एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विभाजितीय जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित अवशेष को धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार से उसे ऋणावेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो उसके बीच में आकर्षण हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपने विचार किया होगा कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए। आप यह अनुमान कीजिए कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होता है, वे स्वयं गति नहीं करते, पर जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, जो आप कक्षा 6 में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। और परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म होता है, कुछ नहीं वरन अवशेषों का प्रवाह है। चलिए आगे, स्थानांतरण क्रियाकलाप 15.4। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह पर साइज के कुछ बड़ा गत्ता का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाएं जिसमें धातु पेपर क्लिप घुमा जा सके। चित्र 15.4 के दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए और एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर दो पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप पर लटकाइए और गत्ते को ढक्कन से पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि गत्ते में लंबवत रहे और रिफिल को अवशेषित कीजिए। पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कीजिए और प्रेक्षण कीजिए क्या होता है। पन्नी की पट्टियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। चलिए, एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियों पर पेपर क्लिप आवेशित रिफिल के आवेश प्राप्त करती हुई समान आवेश वाली पट्टी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है जिसे विद्युतदर्शी कहते हैं। चलिए, इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेश से वस्तु अन्य वस्तु को धनाविक्त चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे पर धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए और ऐसा करने से ही आप अपनी पन्नी पट्टियों को एक दूसरे से परिवर्तित देखेंगे। क्या होता है, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है और पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श
करने की क्रिया दोहराई जाती है। हर बार आप देखेंगे कि यह पेपर क्लिप स्पर्श करता है, पट्टी को सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि यह पन्नी आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चलता है, जिसे अनावेशित भूसंपर्कण कहा जा सकता है। चलिए, तड़ित की कहानी। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। देखिए, हम कक्षा 7 में आपने सीखा था कि गरजते वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर गिरती। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों को पृथक्करण होता है और इन प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं, बादलों के ऊपर किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं, जिसे ऋणावेश बादलों के नीचे की ओर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट धनावेश का संचय होता है, जबकि आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है, जो वायु को विद्युतहीन चालक आवेशों के प्रवाह नहीं रोक पाती। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलता रहता है। प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है और यह तड़ित के रूप में देखने को मिलती है, जिससे हम विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। चलिए, अब आगे। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच में हमें देखने को मिलती है, जो पृथ्वी पर हो सकती है। प्राचीन काल में लोग तड़ित में भयभीत हो जाते थे, इसे परिघटना समझने लगते थे। यह हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि भी हमें देखने को मिलती है। हमें अपना बचाव के लिए उपाय करने चाहिए। चलिए, तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा गरजने वाले तूफान के समय हमें खुले स्थान की सुरक्षा नहीं होती। गर्जन सुनने किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी। अंतिम गर्जन सुनने पर सुरक्षा स्थान से बाहर निकलने से पहले कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, सुरक्षित स्थान पर कोई मकान या भवन। सुरक्षित स्थान, यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे उसके भीतर सुरक्षित रहते हैं। तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण मशीन खुली सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, वृक्ष, पार्क, शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित में सुरक्षा नहीं देते, जिसमें तड़ित में लेकर विचार करने में दृष्टि अच्छा है। अब देख सकते हैं आप, वृक्ष के नीचे, वन में या तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले। यदि सके तो खुले क्षेत्र में जहाँ पर शरण स्थल नहीं है, वहाँ सभी वृक्षों से काफ़ी दूर रहे खड़े रहे। जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन में सिमट नीचे बैठे रहे और अपने हाथों को घुटनों पर रखकर सिर के हाथों के बीच रखे, और इस स्थिति में आघात लघुतम लक्ष्य होता है। देखिए, इस तरीके से तड़ित में टेलीफोन को तारों में, विद्युत तारों, धातु पाइपों आघात कर सकती है। इसी तरह तड़ित झंझा के समय छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय पे मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन को उपयोग सुरक्षा में बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। इसी तरह से व्यक्ति करे तो तारयुक्त फ़ोन से आप बात सुन सकते हैं। बहते जल संपर्क से बचने के लिए तड़ित में झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों को प्लगों के सॉकेट से निकाल देना चाहिए और विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, जिससे कोई हानि नहीं होती है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तड़ित चालक में ऐसी युक्ति है जिनका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भी भवन के निर्माण के समय दीवारों में भवन की ऊंचाई रखी जाती है कि धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। इस तरीके से किया जाता है और धातु की छड़ में विद्युत आवेश जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ है। भवन निर्माण के उपयोग में होने वाले धातु सम विद्युत तार, जल पाइप सीमा हमारे बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय उन्हें स्पर्श न करें। इस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे है भूकंप। भूकंप अपने तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन करेंगे, जो आप कक्षा 7 में चक्रवात पे अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक परिघटना जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने विषाण में जिससे सौभाग्य कुछ हद तक इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते थे। मौसम में विभाग में कुछ क्षेत्रों में
बन रहे तथा तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकते थे। यदि तड़ित झंझा होता है तो इसके साथ सदैव तड़ित चक्रवात संभव रहता है। अतः इन परिघटनाओं से होने में क्षति से बचाव के उपकरण हमारे पास है।